सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। और आज 20 मिनट रिवीजन सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन मोशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। इसके बाद हम ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे। अगर आपको 20 मिनट रिवीजन सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो हमारे सब्सक्राइब। सो अब एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। अगर आप एक गाइज नीट एस्पिरेंट हो और आप तैयारी कर रहे हो 2022 या फिर 2023 के लिए, तो अनअकैडमी में बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और आगे एक दो दिन में स्टार्ट नए बैचेज होने वाले हैं। सो आप उन सभी बैचेज में एनरोल हो सकते हो। आपको बस क्या करना है, आपको अनअकैडमी का है तो प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको परचेज करना है और उससे आप किसी भी बैच में, आपके मन चाहे बैच में आप एनरोल हो सकते हो और किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, कितने ही टीचर से पढ़ सकते हो। बस आपको क्या करना है, जब सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर रहे हो तो वहां पे आपको कोड लगाना है हमारा इंग्लिश वर्ड, और अगर आप ये कोड लगाओगे तो आपको डायरेक्टली 10% ऑफ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा 10% जो इस समय हमारा सेल चल रही है, तो वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा 20% आप कह सकते हो, आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। तो जाके अभी देर ना करो। जितने भी बैच हैं, समर्थ बैच है कि 27, 29 से स्टार्ट हो रहे हैं, इन सभी बैचेस में आप जाके एनरोल कर सकते हो। सो जो लिंक है सारे वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और इंग्लिश वर्ड कोड लगा के 10% ऑफ, और इस समय जो डिस्काउंट चल रहा है एक्स्ट्रा 10% ऑफ आप ले सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन मोशन और इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है आज। तो ये हमने नोट्स, बहुत हैंड रिटन नोट्स बनाए बहुत मेहनत के बाद, तो इसके लिए आप लाइक तो बनता है। एक जो पहला टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। डेफिनेशन लिखी हुई, द सेंटर ऑफ मास इज द स्पेस इज द यूनिक पॉइंट वेयर द वेटेड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सम्स टू जीरो। ये एक थ्योरेटिकल एक डेफिनेशन है, वैसे पूछी नहीं जाती पर आप इसको यहाँ से समझ सकते हो। जहाँ पे वेटेड रिलेटिव पोजीशन जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड मास की, उसको जीरो माना जाता है, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। डेफिनेशन ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछने वाला, जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एक्ससीएम और वाईसीएम आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। एक्ससीएम का फॉर्मूला पढ़ूं मैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और ये प्लस डैश 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 चलता जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसी YCM में आप y के कोऑर्डिनेट्स ले लोगे। अब आप कहोगे भाई x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है। m1 देखो पहली बॉडी का मास, m2 हमारी दूसरी बॉडी का मास। इन दोनों के बीच में अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है आप लोग को, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ना कुछ, आपने देखा होगा 2, 4, 1। तो 2 x एक्सिस में हो गया, 4 हो गया y एक्सिस में, और 1 हो गया हमारा z एक्सिस में। तो इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ऐसी XCM YCM निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जब आ जाएं तो उसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको अगर दे रखा हो, अगर आपको m1 दे रखा हो, x1 सब आपको दे रखा होगा, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे XCM निकालना है, YCM निकालना है। सो आपके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे सेंटर ऑफ मास के और डायरेक्टली आंसर मार के आ जाना है ना। तो सेंटर ऑफ मास से इससे ज्यादा कोई खास सवाल पूछता नहीं है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन जरूर आता है। सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इज द सम ऑफ ईच मास मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जैसे हमने ऊपर m1 x1 पढ़ा, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मोमेंटम का ऊपर एडिशन करना है अपॉन टोटल मास से डिवाइड कर लेना। देखो जैसे मोमेंटम हमने पढ़ा है P = mv होता है ना। तो m1 v1, m2 v2 और ऐसी n तक चला जाएगा अपॉन m1, सारे मास से इसको डिवाइड कर देंगे। सो मोशन मतलब सेंटर ऑफ मास की आपको वेलोसिटी निकल आएगी इस फॉर्मूले से। तो जितने भी फॉर्मूले आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अब चलते नीचे, सेम फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने वेलोसिटी जान ली, हमने कोऑर्डिनेट्स जान ली, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमको पता है F = ma होता है, हमें पता है फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या करना है, ऊपर m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डैश 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 तक चलता चला जाएगा, अपॉन सारे मास को ऐड कर दोगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको निकल आएगा। सो यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास इज अफेक्टेड ओनली बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से ही यहाँ पे आपको कुछ चेंज आएगा सेंटर ऑफ मास में। इंटरनल फोर्सेस का यहाँ पे कोई भी मतलब रोल नहीं है। अगर इंटरनल फोर्सेस कुछ हो रहा है तो उससे सेंटर ऑफ मास का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से ही इफेक्ट हो सकता है सेंटर ऑफ मास। When no external force acts on a system, then अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है सिस्टम में, है ना, इंटरनल फोर्स से तो इफेक्ट करता ही नहीं सेंटर ऑफ मास, पर अगर एक्सटर्नल फोर्स भी कोई नहीं लग रहा सिस्टम पे, तो क्या तीन चीज हो सकती हैं, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा है a = dv/dt। तो अगर वेलोसिटी हमारी, अगर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गया, अगर ये टर्म जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई अपने आप ही, है ना। तो ऐसी लीनियर मोमेंटम जो होता है वो भी कांस्टेंट हो जाता है हमारा। तो ये कोई तीन चीजें। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ कपल की। ये क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन को हम कपल बोलते हैं। मतलब टॉर्क, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप इक्वल कर दोगे तो डायरेक्टली निकल आएगा। टॉर्क क्या होता है,
टॉर्क को ही हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, और टॉर्क का फॉर्मूला F इंटू आर, मतलब फोर्स जो लग रहा है हमारा, इधर फोर्स कोई भी क्लॉकवाइज में लग रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा हो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है फोर्स से, जैसे मान लो यहाँ देख सकते हैं हम, ठीक है, जैसे ये ऐसे है सर्कल है और यहाँ कोई F लग रहा है फोर्स, इस पे हमें टॉर्क निकालना है O पॉइंट के लिए, है ना। तो क्या करोगे, फोर्स ये रहा और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, 90 डिग्री बनना है, तो F इंटू आर हमारा टॉर्क हो गया। तो हमेशा याद रखना ये पूरा जो 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम फोर्स को, जब भी टॉर्क निकल के आता है। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है आई अल्फा, जो कि मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, और अल्फा होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि हमने पिछले चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला भी हम आगे डिस्कस करेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है यार mr स्क्वायर, इसको डायरेक्टली रन कर लो आप, सब सारी बॉडीज के लिए डिफरेंट होता है ये फॉर्मूला, वो भी हम आगे आपको बताने वाला हूँ। एक टर्म होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं कि क्या होती है रेडियस ऑफ गायरेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं हम के बोलते हैं, और आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है। यहाँ पे आई क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और के क्या है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब मतलब आप कहोगे इससे क्या क्वेश्चन आता है, तो क्या बोलेंगे तुमसे, अगर तुमसे कोई बोल दिया मान लो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, तो रिंग का तुम्हें पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आई की वैल्यू अगर तुम्हें पता होगी, जैसे रिंग की आई की वैल्यू होती है mr स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है, तो एम के स्क्वायर की तुम इसके इक्वल रखोगे, तो एम से एम गया तो के की वैल्यू आर आ गई यहाँ पे, है ना। तो इसी तरह तुम अगर तुम्हें सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तो तुम गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन की के की वैल्यू भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, है ना। तो अब चलते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद। तो ऐसा करते हैं, इससे पहले तुम्हें मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ जिससे तुम कंफ्यूजन ना हो, तो इस थ्योरम को बाद में करते हैं। पहले हम लर्न सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो मन में बसा लो। ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट engword.in पे मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर लेना, बहुत मेहनत से बनाए तो लाइक कर देना। अब रॉड या एक सेकंड रुको, अगर मैं तुम्हें वो एक्सेस वाली थ्योरम ना बताऊं तो क्या पता तुम थोड़ी इसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो पहले हम सोचते हैं थ्योरम ही कर लेते हैं ना, दो बहुत छोटी छोटी थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो जेड एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड एक्सिस आ जाएगा। इन दोनों देखो, अगर एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दोगे तो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सिंपल एडिशन है, कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, इससे थोड़ा कम सवाल है। पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एक्स डैश वाई इज इक्वल्स टू आई एक्स वाई प्लस एम ए स्क्वायर। देखो जैसे ये मान लो ये रिंग है ना, ये मैंने मान ली रिंग है, मान लो ये वाली एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और मुझे इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या फॉर्मूला निकालूंगा मैं, मुझे इसका निकालना है ना, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है आई एक्स डैश वाई। देखो आई एक्स डैश वाई कब निकालना है, इज इक्वल्स टू आई एक्स वाई प्लस एम ए स्क्वायर। अगर मुझे आई एक्स वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाली चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मैं इसमें बस एम ए स्क्वायर को ऐड कर दूंगा तो मुझे इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता निकल जाएगा, है ना। तो बस यही थ्योरम है इसमें, और कुछ खास नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इसमें आपको एडिशन करना है, बस आपको ये वाला चीज़ पता होना चाहिए हर एक ऑब्जेक्ट का, तो आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। बस आसान था, इसको हम हटा देते हैं। अब हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ लर्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉड का सबसे पहले, रॉड का इस वाली एक्सिस के क्या होता है मैंने कहीं लर्न करना है तुम्हें, 1/12 ml स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, एम क्या है, मास ऑफ द रॉड, है ना। बस अब कोई बोलेगा भाई इस वाली एक्सिस के तो क्या लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। कैसे लगाओगे भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैसे आएगा भैया, ये कैसे आएगा बताता हूँ तुम लोग को। मान लो अगर हमें इसकी पता है, हमें इसकी निकालनी है, तो मान लो अगर हमें इसकी निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, आई एक्स एक्स डैश की मुझे निकालनी है। पहले क्या ऐड करते हैं हम, पहले इसको ऐड करते हैं, इस वाली एक्सिस का क्या है ये हमें याद है ये रहा, तो इसको क्या करोगे 1/12 ml स्क्वायर। अब क्या हम ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे देखो ऊपर आओ, एम ए स्क्वायर को ऐड करते हैं, एम ए स्क्वायर को। सो एम, तो ये हमारा एम हो गया। अब ए क्या है, ए है इस वाली उससे डिस्टेंस, देखो जैसे ये ए हो गया डिस्टेंस, तो यहाँ से हम क्या होगा डिस्टेंस, ये देखो अगर पूरी रॉड की एल लेंथ है सो इसकी होगी l/2, तो ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बाय 4। जब तुम इसको ऐड करोगे तुम्हारा आंसर ये निकल के आएगा। अब जल्दी से हम बाकियों की लर्न कर लेते हैं। देखो ICM अलोंग प्लेन mr स्क्वायर होती है रिंग की, और IX और Y एक्सिस में हाफ mr स्क्वायर हो जाती है अगर अलोंग डायमीटर बात करूँ। अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, सिर्फ तुम्हें लर्न करना है। ऐसी डिस्क की हाफ mr स्क्वायर होती है, अगर मैं अलोंग द डायमीटर बात करूँ तो 1/4 mr स्क्वायर हो गई।
सिमिलरली सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, बस याद रखो सॉलिड स्फीयर मतलब बहुत मोटा ताजा, तो इसकी जो नीचे वाली टर्म होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो देखो यहाँ नीचे वाली टर्म 5 है और यहाँ नीचे वाली टर्म 3 है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर जहाँ 5 आ जाए वो बड़ी मतलब मोटा सॉलिड हो गया, जिस थोड़ी कम आ गई मतलब 3 आ गया तो मतलब छोटा और हॉलो हो गया। तो बस ये तुम्हें लर्न करना था। अब सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर बहुत आसान है। सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क और हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग। जहाँ सॉलिड आए मतलब डिस्क हो गया और हॉलो आए तो हो गया रिंग। देखो वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का, सॉलिड का हाफ mr स्क्वायर जो कि डिस्क का था और mr स्क्वायर हॉलो का जो कि रिंग का था। बस यही जो इसमें लिखा है बस वो लर्न कर लो और कुछ करके नहीं जाना है। लैमिनार रेक्टेंगल का कभी कभी आ जाता है, इसको तुम लर्न कर सकते हो 1/12 ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कभी कभार पूछा जाता है। ऐसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मैंने यहाँ पे दे रखा है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे पेपर में आ सकती है मैंने सब यहाँ लिख रखी है, तो तुम इसको लर्न कर लो, डायरेक्टली अच्छे तुम्हारे नंबर आ रहे होंगे ना। अब सर्कुलर मोशन पे चलते हैं। पहले बता चुका हूँ एक्स को थीटा बोल दिया गया है, वी को ओमेगा बोल दिया गया है, ए को अल्फा बोल दिया गया है, यू को ओमेगा नॉट बोल दिया गया जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी, एक्स क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जो कि अब थीटा हो गया, वी हमारा फाइनल वेलोसिटी जो कि ओमेगा हो गया, ए हमारा जो एक्सेलरेशन था वो अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो गया। कुछ टर्म्स हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डीटा मैंने पहले ही बता चुका हूँ, और अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डीटा। जैसे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डीटा मतलब वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी मतलब ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। रिलेट करो लीनियर मोशन से। एन इज इक्वल टू थीटा बाई 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे डायरेक्टली सवाल आता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए। तो पहले थीटा निकालोगे, कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन में सब चेंज हो जाएगा। और 2 पाई तो तुम्हें पता है वैल्यू सबकी 3.14 पाई की वैल्यू रखते हैं। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर प्योर रोलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है प्योर रोलिंग के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। r इज द रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक b पॉइंट है और एक q पॉइंट है। अगर तुमसे कोई पूछे भाई रोलिंग के केस में क्या है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा जो वी क्यू होता है, वी क्यू जो होता है, वी क्यू मतलब वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट जो होगी वो 2 टाइम्स होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ कहीं होगा, तो इसकी जितनी वेलोसिटी होगी उसकी दोगुनी क्यू की वेलोसिटी होगी। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। और जो वी बॉटम पे होता है इसका मतलब बॉटम वो रेस्ट पे होता है, जिसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती, इसको याद रखना है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बात करूं तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पे क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, सब दे रखा होगा। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, भी आप कर सकते हो। इसमें आप जो हाफ एम वी स्क्वायर वाली काइनेटिक एनर्जी और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जो काइनेटिक एनर्जी उन दोनों को कांस्टेंट करके आप इनिशियल और फाइनल को इक्वल रख के आप मैकेनिकल एनर्जी से कंजर्वेशन का लगा सकते हो और वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम चैप्टर का एंड पे जा रहे हैं। अगर ये रोलिंग का केस में अगर ये कोई गोला नीचे आ रहा है बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से नीचे आ रहा है गोला, अगर ये नीचे आ रहा है तो क्या होगा, कंपोनेंट्स के हिसाब से यहाँ पे एम जी आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए एम जी कॉस थीटा, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं हुआ, तो इसको हटा ही देते हैं हम यहाँ से। बस बताने को था, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि एम जी साइन थीटा कहाँ से आ गया। ठीक है, अगर एम जी साइन थीटा आ गया, एक्सेलरेशन नीचे होगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है वो गोला, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, याद रखना। ये एच हाइट हो गई, ये थीटा हो गया, बस यहाँ पे ये समझना था। कुछ डायरेक्टली फॉर्मूला जो कि डायरेक्टली लर्न कर लेना बिना कोई सवाल पूछे इसमें। सबसे पहले एक्सेलरेशन का, ये जो एक्सेलरेशन टर्म इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो याद रख लो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, हर एक चीज बता चुका हूँ। और इसको और के फॉर्म में क्या होता है, क्या अगर रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने बताया था आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, सो मतलब तुम के को आई के रिस्पेक्ट में आई की टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो अगर आई की टर्म्स में लिखोगे तो फॉर्मूला ये बन जाता है, के की जगह देखो यहाँ पे आई आ गया और थोड़ा हल्का सा फॉर्मूले में चेंज हो जाता है, लर्न कर लो इसे, बहुत आसान है ना। ऐसी v का भी फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या होता है, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऐसी और की फॉर्म में मतलब आई की फॉर्म में निकालना है तो ये भी दे रखा है मैंने। तो 4 फॉर्मूले, इन चारों को लर्न कर लो, स्ट्रिक्टली मैं बोलता हूँ लर्न इट, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, है ना। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे जो कि एंगुलर मोमेंटम है हमारा, L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूँ इन्हें, बस इन्हें लर्न कर लेना, एक बार देख लेना, इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं आएगा। L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, पी इज द मोमेंटम, आर पी साइन थीटा मैंने बताया, जहाँ क्रॉस आता है वहाँ सीधा साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है, जहाँ डॉट आता है वो कॉस थीटा हो जाता है ना। L इज इक्वल्स टू एम बी आर भी फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा भी फॉर्मूला होता है इनका। ठीक है, ऐसी L इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर पी, पी परपेंडिकुलर आर, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 कंजर्वेशन। तो याद रखना L इज इक्वल्स टू I ओमेगा होता है, तो क्या करना, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 दे रखा होगा, ओमेगा दे रखा होगा, I2 दे रखा होगा, या फिर I2 निकालना होगा, ओमेगा 2 निकालना होगा, कुछ भी टर्म्स यहाँ पे मिसिंग कर सकते हैं और तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकते हैं। लास्ट फॉर्मूला इस पूरी वीडियो का हमारी मेहनत के बाद,
टॉर्क इज इक्वल्स टू आई डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई अल्फा। मैंने बताया था तुम्हें टॉर्क का फॉर्मूला, अब तुम्हें समझ में आ गया हो कि आई क्या है। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितने भी मैंने टर्म्स बताए, जितने भी तुम्हें शेप्स बताए, उन सबके आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न कर लो। अल्फा की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में या तो निकालनी होगी या तो गिवन होगी, या तो कभी तुमसे टॉर्क पूछ लेगा, कभी तुमसे डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। डी ओमेगा बाई डी टी तो नहीं पूछेगा, वैसे तुमसे ज़्यादातर आई या फिर अल्फा पूछता है, वैसे ज़्यादातर अल्फा ही पूछता है। टॉर्क को बस आई अल्फा के इक्वल रख दो, या फिर कभी कभी तुम्हें ओमेगा की इक्वेशन दे सकता है, तो उसको जब डिफरेंशिएट करोगे और फिर आई से मल्टीप्लाई करोगे और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। यार मतलब बहुत आसान है। बस ये कहने का मतलब क्या है कि बस ये जो चीज़ है इसे लर्न कर लो और ये वाला पूरा पार्ट अच्छे से लर्न कर लो। जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं इसमें, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जब ना तुम्हें इससे बाहर कुछ समझने की जरूरत है ना। बस एंगुलर मोमेंटम में बस यही था। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पसंद आ गया हो। ये मेरे साइन है यहाँ पे मैंने कर रखे हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लिंक जितना भी है वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस एक आखिरी बात जो कि मैं हमेशा कहता हूँ यार, आज भी कह रहा हूँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैं थोड़ा बोलते बोलते ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि थोड़ा कैमरे में हल्की सी प्रॉब्लम आ गई थी। जब भी गाइस थैंक यू, जो भी आप सपोर्ट दिखा रहे हो अभी भी बरकरार रखिए सपोर्ट को। हमारी वेबसाइट engword.in जाओ अभी और इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लो। लिख देता हूँ यार, अभी फिर कहो लिखा नहीं, www.engword.in जाओ, इस पे जाओ, पीडीएफ निकाल लो, डाउनलोड कर लो पीडीएफ को। इंस्टाग्राम का गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। अगर स्पीड तेज लगी इस वीडियो की तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्पीड स्लो करने का, तो आराम से 10 बार देखो, 20 बार देखो। मेरा काम था जल्दी से जल्दी रिवाइज कराना 20 मिनट के अंदर, मैंने वो कर दिया है। नोट्स आप हर दिन रिवाइज करो अच्छे से। इंस्टाग्राम का लिंक जरूर फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे, और अगर आप ऐसी सपोर्ट दिखाते रहोगे सारे चैप्टर की जल्दी से वीडियो आने वाली है। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गुड बाय।